हेलो गाइस। पेटल्स ऑफ रीइंकार्नेशन की शुरुआत टोया सेंजी नाम की एक मामूली से हाई स्कूल लड़के से होती है, जो कि एक दिन अपनी क्लास में बैठे हुए बच्चों की बातें सुन रहा होता है। बच्चों की बातों से उसे मालूम पड़ता है कि शहर में लोगों को हर जगह अजीबोगरीब पंखुड़ियां दिखाई देने लगी हैं। सबका मानना है कि पंखुड़ियां इस बात का संकेत है कि आजकल ज्यादा लोगों की रीइंकार्नेशन हो रही है, यानी कि पूर्ण जन्म से जुड़ी शक्तियां उन्हें वापस मिल रही हैं। सेंजी क्लास में बैठा सोच रहा होता है कि अगर उसकी पिछली जिंदगी से कोई टैलेंट मिला तो वो क्या होगा। तभी टीचर सबको बताता है कि आज उनकी क्लास में एक नई स्टूडेंट आने वाली है। कुछ ही देर बाद हाइतो नाम की एक लड़की क्लास में आती है। अंदर आते ही वो सीधा सेंजी के बाजू बैठ जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है, मगर सेंजी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लेता उसमें। उस दिन स्कूल खत्म होने के बाद जब सेंजी घर की तरफ लौट रहा होता है तो हाइतो उसके पास आती है और उसके चेहरे से देखकर गैस करती है कि सेंजी बहुत संजीदा और पढ़ने लिखने वाला बंदा है, क्योंकि उसकी आंखों के नीचे हल्के बने हैं, यानी कि डार्क सर्कल। सेंजी को हाइतो की यह हरकत अजीब लगती है, इसलिए वो उसे जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होते हैं रात की तरफ और हमें शहर की किसी कोने में एक लड़की बेसमेंट में किडनैप हुई हुई दिखाई देती है। जिस आदमी ने उसे किडनैप किया होता है वो उसे बताता है कि वो उसे खाने का सोच रहा है और साथ ही वो एक बहुत ही भयंकर किस्म की स्माइल देता है। अचानक से उसकी गर्दन से ढेर सारी पंखुड़ियां उड़ती हुई दिखाई देती हैं। सीन्स वापस संजय की तरफ लौटते हैं, जो कि सोने से पहले कुछ बातें कॉन्टेम्पलेट कर रहा होता है कि आखिर उसके पास कोई टैलेंट या स्किल्स क्यों नहीं है उसकी क्लास के बाकी बच्चों की तरह। संजय सोचते ही सोचते चांद को गौर से देखना शुरू हो जाता है और अपनी पिछली जिंदगियों के बारे में भी सोचने लगता है, और वो ये सोचता है कि क्या वो पिछली लाइफ में भी कोई टैलेंट रखता था या नहीं। एट द सेम टाइम हमें दो पुलिस ऑफिसर्स दिखाई देते हैं, जो कि किसी लड़की की चीखों की आवाज की कंप्लेन मिलने के बाद उसे शहर में ढूंढने निकले होते हैं। उन्हें कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो वापस जाने लगते हैं, मगर एक आदमी की हंसी की आवाज उन्हें एकदम रोक लेती है। जब ऑफिसर उसके पास पहुँचते हैं तो उसकी गर्दन से पंखुड़ियां निकलते देखकर हैरान हो जाते हैं। ऊपर से उसे पागलों की तरह हंसता देखकर वो मजीद कंफ्यूज हो जाते हैं। करीब से देखने पर पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसने एक लड़की को अपनी बेसमेंट में किडनैप कर रखा था। ऑफिसर्स को उसके बाजू में ही एक बाल्टी मिलती है जिसमें उसने किडनैप की हुई लड़की के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर रखा हुआ होता है। ये देखकर दोनों ऑफिसर्स एकदम शॉक हो जाते हैं और तुरंत उस पर अपनी बंदूक तान देते हैं। दूसरी तरफ संजी घर की तरफ चल रहा होता है जब उसे हवा में एक अजीब सी बदबू महसूस होती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स की लाशें जमीन पर पड़ी हुई देखता है, जो कि किडनैप लड़की को ढूंढने आए थे। जिस आदमी ने उन्हें मारा होता है वो भी वहीं थोड़े दूर खड़े होकर जोर जोर से हंस रहा होता है। वो बार बार कह रहा होता है कि अपने टैलेंट को पाकर वो इतना खुश है कि खुद को रोक नहीं पा रहा आज। ये सुनते ही संजी जेलसी का इजहार करता है, क्योंकि सबको कैजुअली पंखुड़ियों से टैलेंट मिल रहा है जबकि उसे नहीं। वहाँ एकदम से हाइतो आ जाती है, जो कि संजी के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखते ही समझ जाती है कि वो अगले बंदे का टैलेंट देखकर जेलस हो रहा है। इससे पहले संजी उससे सवाल करे कि ये सब उसे कैसे पता। हाइतो पुलिस वालों के कातिल को देखकर पहचान जाती है कि वो पिछले जन्म में एल्बर्ट फिश नामी एक मशहूर सीरियल किलर था, जो कि मून किलर के नाम से जाना जाता था। यानी कि एल्बर्ट फिश रीइंकार्नेट होकर इन लोगों की दुनिया में आ पहुंचा है और पिछले जन्म के करतूत उसने इस जिंदगी में टैलेंट के तौर पर हासिल कर लिए हैं। अचानक से मून किलर सेंजी पर हमला करता है, मगर हाइतो अपनी पावर्स का यूज कर सेंजी और अपने आप को कहीं दूर टेलीपोर्ट कर लेती है। अब हाइतो फाइनली राज बताती है कि उसके पास न्यूमन नामी एक डिवाइस है जिसे कोई दूसरा व्यक्ति दूर बैठे कंट्रोल कर रहा है। न्यूमन एक ऐसी डिवाइस है जो कि उसे डिफरेंट लोगों के डिफरेंट टैलेंट्स के बारे में जानकारी देता है। अब संजी को समझ लगती है कि उसने मून किलर को कैसे पहचान लिया एकदम से। अब यहाँ हाइतो देखना चाहती है कि वो अपनी पिछली लाइफ में से कौन सा टैलेंट हासिल करती है इस लाइफ में। ये जानने के लिए वो चाकू से अपनी गर्दन काट देती है, जिसमें से ढेर सी पंखुड़ियां निकल आती हैं। इसी के साथ हाइतो का रूप बदल जाता है और उसके पास दो किटाना स्वॉर्ड्स आ जाती हैं। मून किलर एक दफा फिर हाइतो को ढूंढकर उस पर हमला करता है, मगर हाइतो की तलवारबाजी उसे कहीं का नहीं छोड़ती। तलवारबाजी के वक्त हाइतो रिवील करती है कि वो पास्ट लाइफ में मियामोटो मुसाशी नाम की एक महान तलवारबाज थी। जब उनकी लड़ाई चल ही रही होती है तब न्यूमन सेंजी को और जानकारी देता है। वो बताता है कि ब्रांच ऑफ रीइंकार्नेशन नाम की एक तकनीक के माध्यम से लोगों की पिछली जिंदगी का पता लगाया जा सकता है। जो लोग सफलता से अपनी पिछली जिंदगी की शक्तियाँ वापस ले पाते हैं उन्हें रिटर्नर्स कहा जाता है, जैसे कि हाइतो। इसी दौरान मून किलर एक पूरा पेड़ उखाड़कर हाइतो की तरफ फेंक देता है। न्यूमन अपनी बात जारी रखता है और बताता है कि गर्दन से निकलने वाली पंखुड़ियां इस बात का प्रमाण है कि किसी व्यक्ति ने अपनी पिछली जिंदगी का टैलेंट जागृत कर लिया है। हाँ, मगर कोई भी अपनी मर्जी से टैलेंट चूज नहीं कर सकता। अगर किसी को हाइतो जैसे टैलेंट्स मिलते हैं तो किसी को मून किलर वाले नेगेटिव टैलेंट्स भी मिल सकते हैं, और ऐसे खतरनाक टैलेंट्स मिलने पर उन लोगों को सिनर्स कहा जाता है। न्यूमन की बातें सुनकर सेंजी और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और अपने टैलेंट को ढूंढने का फैसला कर लेता है। न्यूमन उसे बताता है कि एक खास चाकू की मदद से वो अपनी पिछली जिंदगी का टैलेंट जगा सकता है, लेकिन
इस प्रोसेस में उसकी जान भी जा सकती है। इसी दौरान हाइतो और मून किलर की लड़ाई चल रही होती है। मून किलर हाइतो का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसकी तलवारबाजी बहुत कमजोर है। ये सुनकर हाइतो गुस्से में आ जाती है और अपनी सबसे ताकतवर टेक्निक का इस्तेमाल करती है। एक ही बार में वो मून किलर को 8 टुकड़ों में काट कर रख देती है। जब हाइतो वापस सेंजी के पास आती है तो देखती है कि वो स्पेशल चाकू इस्तेमाल हो चुका है और सेंजी वहाँ से गायब है। उसे समझ लग जाती है कि सेंजी ने अपना टैलेंट जगाने की कोशिश की है। अब सीन शिफ्ट होते हैं और हमें सेंजी दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में गर्दन कटी हुई बैठा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट होती है। उसकी गर्दन से भी फाइनली फूलों की पंखुड़ियां निकल रही होती हैं। इसके बाद उसे एक सपना आता है जहां वो बचपन में अपने बड़े भाई को ढूंढ रहा होता है। अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो हाइतो को अपने सामने पाता है। यहाँ सेंजी अपनी दुख भरी दास्तान सुनाता है। वो बताता है कि उसका बड़ा भाई सबकी उम्मीदों पर उतरने वाला बंदा था और सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे। यही वजह है कि सबको सेंजी से भी ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस थी, जिसकी वजह से सेंजी डिप्रेस हो गया क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक टाइम ऐसा आया कि उसका भाई बीमार हो गया और कुछ ही समय बाद मर गया। सेंजी के मन में कभी कभी उसके लिए बुरी बातें आया करती थी, इसलिए उसके परिवार ने उसी को दोषी ठहराकर उसे घर से निकाल दिया। तब से सेंजी का सपना था कि वो अपना टैलेंट पाए और इतना ताकतवर बने कि एक दिन अपने परिवार का सामना सर उठाकर कर सके। इसी बीच न्यूमन उन्हें बुलाता है। उसका घर स्क्रीन और मॉनिटर से भरा पड़ा होता है। न्यूमन बताता है कि रिटर्नर्स का काम उन खतरनाक लोगों को रोकना है जो कि नए टैलेंट्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, मून किलर की तरह, जो कि सिनर्स कहलाए जाते हैं। फिर वो हाइतो और सेंजी को एक मिशन देता है। उन्हें एक ऐसे आदमी को पकड़ना है जिसे व्लाड द इम्पेलर का टैलेंट मिला है। रास्ते में सेंजी एक चोर दिखता है और अपना टैलेंट एक्टिवेट करता है। तब उसे पता चलता है कि उसका टैलेंट राइट आर्म ऑफ थीवरी है। जब वो चोर से बैग छीनने की कोशिश करता है तो बैग के बजाय उसके अंदर की सारी चीजें उसके हाथ में आ जाती हैं। सेंजी वो सारी चीजें उस औरत को लौटा देता है जिससे चोरी की जा रही थी, लेकिन औरत खुश होने के बजाय गुस्सा हो जाती है क्योंकि बैग खुद उस सामान से ज्यादा कीमती था जो कि चोर लेके भाग निकलता है। यहाँ न्यूमन सेंजी को बताता है कि उसका टैलेंट बहुत खास है क्योंकि वो किसी भी चीज को चुरा सकता है और दीवार, कपड़े या दूसरी रुकावटें उसके लिए कोई मसला नहीं है। जब सेंजी अपनी पावर टेस्ट करता है तो चोर के जिस्म का खून गायब हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। तब सेंजी को एहसास होता है कि वो लोगों के जिस्म के अंदर की चीजें तक चुरा सकता है। उस रात सेंजी और हाइतो जंगल में व्लाड द इम्पेलर को ढूंढने जाते हैं, लेकिन व्लाड पहले ही उनका इंतजार कर रहा होता है। न्यूमन उन्हें ऑर्डर देता है कि कम से कम 10 मिनट तक लड़ाई चलनी चाहिए उनके बीच में, ताकि वो व्लाड की पावर्स को समझ सके। व्लाड अपनी पावर यूज करके लकड़ी के तेज तेज स्पीयर्स निकालता है अर्थ से और उनके साथ अटैक करता है, लेकिन हाइतो उनसे बचती रहती है और उसका मुकाबला करती है। कुछ देर बाद ऐसा लगता है कि हाइतो जख्मी हो गई है, इसलिए न्यूमन मिशन को छोड़कर सेंजी को पीछे हटने को कहता है। मगर सेंजी नोटिस करता है कि 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, इसलिए वो व्लाड के पीछे जाकर अपना हाथ उसके जिस्म में डाल देता है। व्लाड को लगता है कि उस पर हमला हुआ है, लेकिन जब थोड़ी देर तक उसे कोई नुकसान महसूस नहीं होता तो वो सेंजी का मजाक उड़ाता है। तभी अचानक से एक पर्पल कलर का एनर्जी क्लाउड सामने आता है जिसमें से कई सारी आंखें नजर आती हैं। इसी के साथ एक मिस्टीरियस आवाज व्लाड को फौरन वापस लौटने का हुक्म देती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से गायब हो जाता है। बाद में व्लाड दोबारा सेंजी का सामना करने आता है, मगर इस पर वो कमजोर नजर आ रहा होता है। वो गुस्से में कहता है कि सेंजी उसकी चुराई हुई चीज वापस करे। तब पता चलता है कि सेंजी ने व्लाड का कोई जिस्मी हिस्सा नहीं बल्कि उसका पूरा टैलेंट ही चुरा लिया था। अब सेंजी न्यूमन से ये बात छुपाने के लिए फौरन अपनी डिवाइस बंद कर देता है और टैलेंट वापस देने से इनकार कर देता है। फिर वो व्लाड की ही पावर इस्तेमाल करके जमीन से लकड़ी के तेज स्पीयर्स निकालता है जो कि व्लाड को हर तरफ से चीर देते हैं और वो मरकर पंखुड़ियों में तब्दील हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद सेंजी की इविल आर्क चालू होती है और वो अपनी शक्तियों का बुरा इस्तेमाल करने की ठान लेता है क्योंकि वो शुरू से ही एक ग्रीडी इंसान था। अब वो ठान लेता है कि वो अपनी शक्तियों का पोटेंशियल आजमाते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों का टैलेंट चुराएगा ताकि वो दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बन सके जो कि हर फील्ड में माहिर हो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो फॉर मोर अमेजिंग रिकैप्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।